नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। तीसरी लहर में लॉकडाउन किस वर्ग पर कितना असर? यदि तीसरी बार लॉकडाउन हुआ तो भूखे मर जाएंगे, कहा मजदूरों ने। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वह एक चिंताजनक स्थिति है। यदि यही स्थिति रही तो मुमकिन है लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का निर्णय भी लिया जा सकता है। एक और WHO का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने और ट्रैवल बंद करने जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका सुझाव है कि महामारी से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आपको बता दें कि देश में अभी 18 लाख के पार एक्टिव केस हैं, जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 21,000 एक्टिव केस हैं। मंगलवार को कोरोना के 7154 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिससे संक्रमण दर 10% पहुंच गई है। नए साल में ये पहली बार है जब प्रदेश की संक्रमण दर 10% के करीब पहुंची है। रीवा ज़िले की बात की जाए तो यहाँ भी पिछले 8 दिनों में 500 से अधिक कोरोना मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर में लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। वहीं तीसरी लहर के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए मजदूर वर्ग एवं व्यापारियों में लॉकडाउन का डर सताने लगा है। जब इस बारे में हमारी टीम ने मजदूरों से चर्चा की तो उनका कहना है कि यदि लॉकडाउन की स्थिति बनी तो वह भूखे मरने की कगार पर आ जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। इधर व्यापारी कर्ज में डूबा हुआ है और अपने व्यापार को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से व्यापार पहले से ही मंदा है। अगर लॉकडाउन लगा तो हालत और भी बिगड़ सकते हैं। गरीब मजदूर से लेकर व्यापारी तक की सीधी चर्चा, देखिए क्या कहना है उनका। मेरा नाम देवेश तिवारी है। यहाँ दरगाह में हम लोग आते हैं, काम में डेली काम नहीं मिलता, वापस जाते हैं, किराया भाड़ा लगता है। हम लोगों को यहाँ 50% से ऊपर डर है। कोरोना पाया भी गया, हमारे गांव में भी 8% है। 12 गांव का सर्किल लगता है। लग जाता है तो क्या स्थिति होगी? आप लोग कैसे गुजार जाते हैं? हम लोगों को किराया मुश्किल पड़ जाता है कि आने का बस का किराया कोई दे दे, खाने का मुश्किल पड़ जाता है, एक पैसे का पड़ता है। लड़के बच्चे पढ़ते हैं, उनको फीस देना मुश्किल पड़ जाता है। कापियाँ, पुस्तक, यूनिफॉर्म, सब कुछ का प्रॉब्लम होता है। भी नहीं लगना चाहिए, यही मानते हैं। हाँ, लॉकडाउन न लगे तो काम का गुजारा मिलता चलता रहे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिद मंसूरी। यदि इस बार लॉकडाउन लगता है तो कैसे? वो तो मर जाएंगे, फिर तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना भाड़ा ही चढ़ जाता है रूम का कि मकान मालिक बोलता है खाली करो। जब भाड़ा न देंगे तो वो भी बोलबे ही करेंगे। बहुत यहीं से, रीवा से। ये बताइए जी, परिवार को कैसे पालते हैं? अरे बहुत बुरी तरीके से अगल बगल से मांगना पड़ता है सर, आगे बगल से मांगना पड़ता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। अब जब सब लॉकडाउन लग गया, काम धंधा बंद है, तो कहाँ से हम चलाएंगे? हम घर द्वार अगल बगल से मांगना ही पड़ेगा। क्या मानते हैं, शासन को लॉकडाउन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? नहीं लगाना चाहिए सर, पाबंदी बल्कि कर देना चाहिए, कुछ रोक टोक कर देना चाहिए। तो सुरक्षा के लिए तो करना पड़ेगा, तो फिर कैसे गुजारा होगा सर धारा 144 लगा दे सर, सोशल डिस्टेंस। क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम जयदीप सोनी है। अभी जैसे संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो एक बार में व्यापारियों में लॉकडाउन का भी डर है, तो किस तरीके का आप लोग को डर है? क्या स्थितियाँ हैं आप लोग यदि लॉकडाउन होता है तो? क्या है भैया, पहले से ही आप देख रहे हैं व्यापार बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है और उसके बाद ये सारी लॉकडाउन और इससे व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ऑलरेडी हम लोग कर्ज पे चल रहे हैं, पता नहीं आगे का क्या स्थिति रहती है, कैसा क्या व्यापार होता है। पहली और दूसरी लहर में किस तरह की स्थिति आती है आप लोग? बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि व्यापारियों की पेमेंट में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत, व्यापार एकदम ठप, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं। तो अभी जो जैसे ये स्थिति है कि मतलब कोरोना बढ़ रहा है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से यदि लगाना पड़ा तो अब की बार कितना फर्क पड़ सकता है आप लोगों के व्यापार? अब वो तो देखिए, वो उस हिसाब से कि क्या कैसे उसमें कड़ाई रहती है, किस हिसाब का स्थिति रहती है कोविड की, उस हिसाब से व्यापार में फ़र्क भी पता चलेगा बाद में। आप लोग की क्या राय है व्यापारियों की कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब देखिए, जीव है तो जहान है, जैसा रहेगा कि मतलब अगर अपना स्थिति पहले अपना जीवन बचाएं, उसके बाद सब व्यापार रहेगा। ये इस बार फिर एक कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो यदि लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो अभी लगन का भी सीजन है, तो कैसे आप लोग का व्यापार क्या प्रभावित होगा? सर व्यापार तो बहुत प्रभावित होता है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल 100% फैक्ट है। पर जैसी स्थिति अभी बन रही है तो लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए और उम्मीद है नहीं भी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन। नुकसान तो बहुत होता है, हर व्यापारी का नुकसान होता है। हमारे साथ स्टाफ भी जुड़ा हुआ है, उनकी भी रोजी रोटी इसी दुकान से चलती है।
तो कुल मिला के है तो नुकसान ही सर, कुल नुकसान है। तीसरी लहर में किस तरीके की स्थितियाँ थी जब लॉकडाउन लगा था, कैसे आप लोग चलाते थे? सर बहुत नुकसान हुआ था, आर्थिक नुकसान भी हुआ था, हर तरह का नुकसान हुआ था हम लोगों का। और पहले फर्स्ट वाले में तो ज़्यादा नुकसान हुआ था, सेकंड वाले में तो थोड़ा बहुत राहत मिली थी थोड़ी बहुत, पर उसमें भी नुकसान तो था ही। आप बिल्कुल लोगों का एक सीजन होता है, जब लगन उगन का सीजन है, जब आप लोगों का व्यापार होता है, और ये सीजन ही है, इसी समय कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या मानते हैं आप? सर मेन दिक्कत यही है सर, जब भी ऐसी स्थिति आ रही है कोरोना की, तो उसी टाइम हम लोगों की मेन सीजन आती है, मेन शादियों की सीजन होती है, जिसको हम लोग ईयरली का बोनस समझते हैं। ईयरली का बोनस हम लोगों का वैसे तो पूरा चलता है, वैसे ही हम लोगों का एवरेज बिजनेस चलता है। यही थोड़ा बहुत बिजनेस होता है कि थोड़े बहुत फाइनेंस थोड़ा अलग हो पाता है, तो उसमें भी कोरोना इसी टाइम आता है, तो ये तो बहुत अलग टाइप की स्थिति हो जाती है सर हम लोग व्यापारियों के लिए। तो क्या नाम है? सर विजय शिवनानी। पुलिस की सराहनीय पहल के चलते प्यार के आगे झुका परिवार। पुलिस की इस पहल के चलते प्रेमी युगल अलग होने से बचे। पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी युगल जोड़े ने नवस्था चौकी परिसर के मंदिर में लिए 7 फेरे। पुलिसकर्मी बने शादी के साक्षी और वर वधू को दिया आशीर्वाद। आपको बता दें कि रीवा जिले में पुलिस की खाकी वर्दी की एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। ये पहल नवस्था चौकी प्रभारी ने प्रेमी जोड़ी को अलग होने से बचाया और चौराटा थाना क्षेत्र के नवस्था चौकी के मंदिर परिसर में प्रेमी युगल की शादी कराई। दरअसल रहट गांव निवासी युवती ने अपने परिजनों के साथ नवस्था चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम पड़री थाना सिरमौर निवासी रिंकू नट विगत 1 वर्षों से शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया था और जब शादी करने से मना कर रहा है, जिसकी शिकायत पर नवस्था चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा ने सिरमौर थाना क्षेत्र के पड़री गांव पहुंचकर रिंकू नट को मंगलवार की दोपहर गिरफ्तार कर नवस्था चौकी ले आई। तभी चौकी परिसर में लड़की पक्ष व लड़का पक्ष के परिजन भी पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफी बहस हुई, लेकिन उसके बाद भी युवक के परिजन मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद नवस्था चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा ने प्रेमी युवक और युवती से उनकी मर्जी पूछी तो दोनों ने एक साथ रहने की बात कही। उसके बाद चौकी प्रभारी ने प्रेमी युगल के परिजनों को समझाया और पुलिस की मौजूदगी में चौकी परिसर की मंदिर में प्रेमी युगल की शादी करा दी। पुलिसकर्मियों ने बाराती बनकर प्रेमी युगल को आशीर्वाद दिया। इस दौरान प्रेमी जोड़े के दोनों पक्षों के परिजन भी मौजूद रहे। इस बारे में नवस्था चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा का कहना है कि प्रेमी युगल बालिग थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद परिजनों को समझाइश देकर प्रेमी युगल की शादी कराई गई। शादी के दौरान दोनों पक्षों के परिजन भी मौजूद थे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये आप शादी किए हैं, प्रेम विवाह है या घर वालों की मर्जी से हुआ है या अपने? अच्छा, पुलिस नवस्था चौकी में आके शादी किए हैं। आपके परिजन साथ में हैं आपके शादी के? लड़की पक्ष वाले साथ ही में हैं? वेदिका ने इस बाबत आवेदन पत्र पेश किया था कि इनका 1 साल से पड़री निवासी हैं, वहाँ के लड़की के साथ संबंध है और प्यार था दोनों के बीच में भी। बीच में उसने शादी से मना कर दिया था, तो हमने उसकी पता तलाश की, जो कि मिला, लेकर आए, उसे समझाइश दी गई तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। यहीं चौकी नवस्था मंदिर परिसर में उनकी शादी कराई। ये लड़के पक्ष के लोग कहाँ के हैं? ये पड़री थाना सिरमौर अंतर्गत आता है, ग्राम पड़री। और लड़की पक्ष? लड़की है रहट थाना चौराटा अंतर्गत ग्राम रहट निवासी हैं, दोनों नट समाज के ही हैं। अच्छा। जिसकी सूचना मिली उसे बुलाया गया तो उसने बोला कि नहीं, मैं शादी करने को तैयार हूँ, परिवार वालों के दबाव से और समाज के डर से मैं ऐसा कर रहा था। मुझे लड़की स्वीकार है, मैं शादी करना चाहती हूँ, तो उसे लड़की खुशी खुशी उसके साथ जाना चाहती है, कोई कार्रवाई नहीं चाहती। शिल्पी प्लाजा के पीछे बने पार्किंग स्थल से हटाई गई चौपाटी। सड़क पर वाहन खड़े हुए तो कटेगा चालान। पुलिस और नगर निगम ने की संयुक्त कार्रवाई। आपको बता दें कि शिल्पी प्लाजा के पीछे बने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 घंटे से जारी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया कलेक्टर एवं एसपी के निर्देशन पर नगर निगम ने खाली कराई पार्किंग एवं फुटपाथ। आपको बता दें कि शिल्पी प्लाजा पार्किंग सहित फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कलेक्टर एवं एसपी के निर्देशन पर नगर निगम अमला के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पार्किंग के सभी स्थान खाली कराए जा रहे हैं, जिसमें शिल्पी प्लाजा के पीछे बने पार्किंग से दुकानों को हटाया गया है। वहीं छोटी पार्किंग में लगी गोमतियों को भी नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है।
हालांकि इन फुटपाथ व्यापारियों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि गंगा कछार में इन फुटपाथ व्यापारियों को अस्थायी व्यवस्था के लिए अभी रखा जाएगा। कार्रवाई के दौरान 2 दर्जन से अधिक दुकानों को हटाया गया है। इधर फुटपाथ व्यापारियों को कहना है कि उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट आ रहा है, कोई भी स्थान उनके लिए सुनिश्चित नहीं है, जिसके लिए आए दिन उन पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए पार्किंग व्यवस्था को बनाना पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए पार्किंग से दुकानों को हटाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा बीती रात से कार्रवाई की शुरुआत की गई थी, जो आज दोपहर तक जारी रही। प्रस्तुत है उड़न दस्ता प्रभारी रावेन शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए, कल रात को कार्रवाई की गई थी, हाँ, कार्रवाई चल रही थी। कल रात को कार्रवाई माननीय कलेक्टर महोदय जिला रीवा एवं एसपी साहब कमिश्नर नगर निगम के आदेश पर ये पार्किंग खाली कराई जा रही है। इन लोगों को गंगा कछार में व्यवस्थित किया जा रहा है और यहाँ पार्किंग रहेगी। जी, कहाँ की दुकानें हटाई जा रही हैं? दुकानें केवल सिल्क प्लाजा के पीछे की पार्किंग की, न्यायालय के सामने से भी, न्यायालय के सामने से भी हमने हटाया, वहाँ भी खाली कराई जा रही है। स्थापित नहीं किया जाएगा, उनको भी कहीं न कहीं अपना व्यवस्था किया जाए। कई बार आपके द्वारा हटाया गया, फिर रखते हैं, फिर हटाया जाता है, तो योजना क्या है? नगर निगम निरंतर कार्यवाही करता रहता है और हमेशा हटाने की कार्रवाई होती है। कितनी दुकानें हैं लगभग? ये दुकानें हैं 15-20। दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों की 14 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल। आपको बता दें कि दवा प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर आज 19 जनवरी 22 को रीवा में भी इकाई में कार्यरत दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक हड़ताल की विभिन्न कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आज सुबह से ही शहर के विभिन्न चौराहों पर एवं अस्पतालों में सभी दवा प्रतिनिधि एकत्रित हुए तथा हड़ताल से संबंधी मांगों के पर्चे आम जनमानस के बीच वितरित किए। आपको बता दें कि देश के समस्त दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों की तरह रीवा के दवा प्रतिनिधि अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर आज हड़ताल में थे, जिनमें मुख्य रूप से जनता से जुड़ी हुई मांगे जैसे दवाओं के दाम कम कर इन्हें जीएसटी मुक्त करो, स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण बंद कर स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का 5% खर्च सुनिश्चित करो तथा दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने सहित विक्रय प्रतिनिधियों के लिए वैधानिक कार्य नियमावली बनाओ, दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों एवं उनके परिवारों के लिए समुचित चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज 12 बजे वेंकट भवन में के समक्ष कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एकत्रित हुए तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया की गई। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। अपनी मांगों को लेकर के ही आंदोलनरत नहीं है। आज जो हम हड़ताल पे हैं तो हमारी 1 दिन की वेतन कटौती हमारे तमाम नियोक्ताओं के द्वारा की जाएगी, लेकिन दवा प्रतिनिधि चूंकि इसी समाज का हिस्सा है तो समाज से जुड़ी हुई कुछ मांगों को लेकर के भी आज आंदोलनरत हैं। तो जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कोविड के दौरान विभिन्न सरकारी अस्पतालों की जो परिस्थितियां थी उसमें चाहे तो सुधार हो सकता था। खो खो प्रीमियर लीग का आज फाइनल मैच हुआ, जिसमें महिला वर्ग में रीवा रियासत टीम ने परचम लहराया एवं रीवा प्रिंसेस उपविजेता रही। वहीं पुरुष वर्ग का सिरमौर चैलेंजर्स वर्सेस सिंगरौली टावर के बीच हुआ, जिसमें सिरमौर चैलेंजर्स विजेता रही एवं उपविजेता सिंगरौली टावर रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिरमौर विधायक रीवा युवराज दिव्यराज सिंह एवं पंकज सिंह पिंकू, संजीव मल्होत्रा, रमेश सिंह कचुली, मोहनलाल शर्मा, संजीव गुप्ता, परमजीत सिंह दंग विशेष अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर बीएन त्रिपाठी ने की। आपको बता दें कि रीवा खो खो संघ के अध्यक्ष डॉक्टर बीएन त्रिपाठी ने खिलाड़ियों के उत्साह की प्रशंसा करते हुए खेल भावना से खेलने का आह्वान किया तथा आयोजन समिति की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए सराहना की गई। इस दौरान सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं विजेता टीम को बधाई दी। इस टूर्नामेंट से बहुत बड़े गौरवान्वित भी हैं और मैं आशा करता हूं कि आपका ये खो खो का कार्यक्रम निरंतर हर साल और अच्छा और बेहतर होता रहे। मैं सभी आयोजक समिति को पुनः बधाई देता हूं। दोनों टीम एवं सभी टीम जिन्होंने यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिया, सभी ओनर जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन होने में सफल किया, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से खो खो को यहाँ पर रीवा में
और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सहयोग और आपके उत्साह के कारण ही ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका है। और साथ ही इस खेल से जुड़े सभी उन प्लेयरों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस खेल पर जुड़कर और अपने खेल को यहाँ पर ठीक तरीके से जिया और दिखाया। और विजयी जो टीम है उस विजयी टीम को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका विजय पथ यहाँ पर नहीं रुकता है। आपका विजय पथ अभी यहाँ से शुरू होता है। और साथ ही उन सभी खिलाड़ियों को मैं कहना चाहूंगा जो यहाँ पर खेल अपना दिखा चुके हैं कि आपको यहाँ से शुरुआत करनी है और ऐसे शुरुआत करनी है कि आपके नाम से हमारा रीवा, हमारा बिंद क्षेत्र जाना